एक बार कोई भी बच्चा बताएगा कि हम लास्ट टाइम कहाँ चल रहे थे? ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे शायद। यस सर। तो एक पूरे बच्चे माइक ऑफ कर लें बेटा और जल्दी से लाइव आ जाएं। सभी बच्चे माइक, अक्षय बेटा माइक ऑफ करें। अक्षय, सभी बच्चे माइक ऑफ करें। तो बेटा हम एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ और ये लास्ट टॉपिक अपनी 4th यूनिट का, फिर अपनी 4th यूनिट बेटा कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हम बात कर रहे थे, वो थोड़ा हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे थे आपको, थोड़ी बहुत आपको परेशानी हुई होगी समझने में। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ सारे चैप्टर को, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन प्रॉब्लम करके और यूनिट को खत्म करेंगे बेटा। सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं और एक बार मैंने मैसेज के अंदर भी, और शायद +2 रेडियंट और P1 के ग्रुप में आ भी चुका होगा कि सभी बच्चे बेटा लाइव क्लास जो चल रही हैं इनके अंदर जरूर एंटर करें, अदरवाइज आप फ्यूचर असेसमेंट के अंदर बिल्कुल भी मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे, ये कन्फर्म है। तो जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो उनको एक बार बेटा जरूर बता दें, आप अगर लाइजन में हैं तो उनको जरूर बताएं। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास के ऊपर आ रहे हैं बेटा, और आज आप मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हैं तो रेज योर हैंड्स, सिर्फ रेज योर हैंड्स बेटा, और मैं स्टार्ट करता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर मैंने बताया था कि इट इज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है बेटा विच इज यूज्ड टू चेंज एसी वोल्टेज। एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो एसी वोल्टेज को चेंज करने के काम आता है, वो आपके पास ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। एक ऐसा डिवाइस जो एसी वोल्टेज को क्या करता है बेटा, चेंज करता है। चेंज करने का मतलब या तो बेटा उसको इंक्रीज करता है और या बेटा उसको क्या करता है, डिक्रीज। या तो वोल्टेज को बढ़ाता है या एसी वोल्टेज को घटाता है, ठीक है। और जो बेटा इंक्रीज करता है उसको मैंने आपको कल बताया था स्टेप अप के नाम से जानते हैं, और जो बेटा उसको डिक्रीज करता है उसको स्टेप डाउन के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करते हैं, वो चेंज एसी वोल्टेज के लिए करते हैं। जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसको बेटा स्टेप अप के नाम से लिखते हैं, और जो वोल्टेज को घटाता है उसको स्टेप डाउन के नाम से। तो कोई भी एक बच्चा बताए बेटा इसका जो प्रिंसिपल था वो कौन से फैक्ट के ऊपर बेस्ड था? म्यूचुअल इंडक्टेंस। बस बेटा, इसका जो प्रिंसिपल था वो हमने कल पढ़ा था बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था। हमने कल इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में, कंस्ट्रक्शन में हमने एक बात पढ़ी थी कि ये सॉफ्ट आयरन से बना हुआ होता है। इस तरीके के हमने इसका डायग्राम बनाया था बेटा, ये। और इसके अंदर हमने ऐसे इनपुट दी थी, और ये एसी इनपुट का सिंबल था ये। और यहाँ बेटा हमने आउटपुट इसके टर्न थोड़े से ज़्यादा लेते हैं, और यहाँ हम आउटपुट लेते हैं। यहाँ हम एक रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं आउटपुट के लिए ऐसे। और यहाँ से बेटा हम आउटपुट लेते और यहाँ हमने इनपुट दी थी। ये सिचुएशन होती है बेटा अपने पास। तो एक जगह हम आउटपुट लेते हैं और एक जगह हम इनपुट देते हैं। तो अपने ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जो सबसे ऊपर वायरिंग आती है तो उसके ऊपर क्या होता है, वो इनपुट की होती है, और फिर हम यहाँ से आउटपुट निकाली जाती है। मैंने कहा था नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल किस नाम से है, एनपी, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मैंने नाम लिखा था, एनएस। इसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एनपी और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एनएस के नाम से। अब एक बात देखना कि जैसे ही बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि इस कॉइल में अगर करंट आएगा, इस कॉइल में प्राइमरी कॉइल, इसको मैंने प्राइमरी कॉइल के नाम से लिखा था।
और इसको बेटा मैंने सेकेंडरी कॉइल के नाम से लिखा था। अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट दोगे तो आपके पास 100% मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। प्राइमरी कॉइल में 100% मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसके कारण फ्लक्स चेंज होगा। कौन सी कॉइल का? सेकेंडरी कॉइल का। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये फिनोमिना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कौन सा फिनोमिना है? म्यूचुअल। कि एक कॉइल में करंट दें और ईएमएफ दूसरी कॉइल में पैदा हो या फ्लक्स दूसरी कॉइल का चेंज हो तो उसको क्या कहा जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर हम बात करें इस पहले टर्न की, इसके पहले टर्न की, इसके पहले टर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके पास जाएंगी? वो इसके पहले टर्न के पास। फिर इस तरीके से क्लोज लूप बनाएंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पैदा होंगी वो सारी किसके पास जाएंगी? सेकेंडरी कॉइल के पहले टर्न के पास। तो अगर हम बात करें, अगर इनके पास 3 टर्न है प्राइमरी और सेकेंडरी में भी 3 टर्न है, तो फ्लक्स की वैल्यू, टोटल फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी। टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। लेकिन अगर टर्न कम या ज्यादा है तो फ्लक्स कभी भी सेम में नहीं रहेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि चेंज इन फ्लक्स क्या पैदा करता है? चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ, और ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ क्या पढ़ चुके हैं? -d∅/dt। और नंबर ऑफ टर्न्स है तो किससे मल्टीप्लाई करते थे हमें? n से। ये बात बताओ कौन से लॉ से पढ़ी थी हमने? बताएं बेटा। ये बात फैराडे। अब मैं एक बात आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे ही इनपुट आई, अपने पास इनपुट आती है और इनपुट आई तो पहली क्वाइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वेजिटीज किसके पास पहुंचेंगी? सेकेंडरी। क्योंकि ये मैग्नेटिक क्वाइल्स हैं, ये सॉफ्ट आयरन के ऊपर लिपटी हुई है और सॉफ्ट आयरन कंप्लीट क्लोज लूप बना रहा है, और इसी के ऊपर कौन लिपटी हुई है? आपके पास सेकेंडरी कॉइल। कौन लिपटी हुई है? सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। तो अगर मैं कहूं मैग्नीट्यूड की टर्म में लिख लूं कि प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ होगा, वो ऐसे लिख सकते हैं एनपी और d∅/dt। और हमें पता है कि इस माइनस का मीनिंग क्या होता था? जो अपोज को शो करता था कि जिसने जिसको पैदा किया है वही उसका क्या करेगा? अपोज। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की टर्म में मैं प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ क्या लिखूं? एनपी d∅/dt। यही ईएमएफ, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज इट इज सेकेंडरी के पास जाएंगी, तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ पैदा होगा पर यूनिट टर्न, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ns और d∅/ में क्या लिखेंगे? dt। बोलो कर लेंगे। पहली कॉइल और क्या निकाली हमने? दूसरी कॉइल। इसको मैंने आपको डिवाइड किया था, और आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला निकल के आया था बेटा? ES/EP, और क्या लिख सकते हो? NS/NP। ठीक है। ये आपके पास मेन इक्वेशन थी, ये आपके पास मेन इक्वेशन थी, जिसको हमने इक्वेशन 3 के नाम से लिख लिया है। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? कि जैसे ही हमने इनपुट दिया तो अपने पास 2 कॉइल हैं, एक प्राइमरी है और एक कैसी बेटा? सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल में जो हम करंट देंगे तो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में पैदा होगा, और जो फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहली कॉइल में चेंज होगी सेम की सेम अगले के टर्न के पास चली जाएंगी। तो हमने ये प्राइमरी कॉइल के लिए निकाला और ये किसके लिए निकाला है? सेकेंडरी कॉइल के लिए। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लिया बाय इक्वेशन 1। यहां तक आप कर लेंगे बेटा? बोले। जब आपने यहां तक का निकाला था तो आप एक बात बताएं मेरे को, जैसे ये वैल्यू आप निकाल चुके हो बेटा, अब आप एक बात बताएं मेरे को, जब आपने ये वैल्यू निकाली है यहाँ से, तो मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी कि NS/NP। NS/NP को किस नाम से जाना जाएगा? टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से। ठीक है। और जिसको K लिखा जाता है। ठीक है। तो पहली कंडीशन अगर मैं यहां से निकालूं तो आपके पास एक सिचुएशन आती थी, अलग अलग ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़े थे। पहला बेटा हमने कौन सा पढ़ा था? स्टेप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप की कंडीशन होती है कि 100% नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन होने चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है। स्टेप अप की कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल
शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन ए प्राइमरी कॉइल। तो आप ही तो कह रहे हो कि अगर ns ग्रेटर देन np है तो इसका मतलब क्या है k, और ग्रेटर देन np है तो 100% k ग्रेटर देन क्या है 1, तभी कौन सी कंडीशन बन पाएगी बेटा ns ग्रेटर देन np। तो इसका मतलब दूसरा केस क्या निकल के आया कि स्टेप अप की दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि k ग्रेटर देन क्या होता है 1। ठीक है, दूसरे केस की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए k ग्रेटर देन क्या होता है 1। तीसरे केस में अगर मैं बात करता हूं आपके पास दो केस तो बेटा हमने ये पढ़ा ns ग्रेटर देन np, और एक केस हमने पढ़ा है कि आपके पास k ग्रेटर देन 1। इसके बाद देखें जब अपने पास ये टर्म पड़ी है तो ns ग्रेटर देन अगर np है तो आप खुद बताओ क्या es ग्रेटर देन ep होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा। यस सर। es ग्रेटर देन क्या होगा ep। ठीक है, फिर हमने क्या लगाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद हो आपको हमने लगाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये फॉर्मूला हमने रेट ऑफ डूइंग वर्क के लिए लगाया था और इनिशियल पावर हमने लिखी थी ईपी आईपी बराबर ईएस और आईएस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था और ये क्या लिखा था रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो मतलब पावर, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है ई इंटू आई। तो इनिशियल पावर मतलब प्राइमरी पावर क्या लिखोगे ईपी आईपी, और सेकेंडरी क्या लिखोगे ई एस इंटू आई एस। यहां से एक रिलेशन निकल के आई, देखना आप यहां से एक रिलेशन क्या है ई एस बटा ईपी, क्या निकल के आएगा बेटा आईपी बटा आई एस, बोलो निकल के आया कि नहीं आया। ये हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई किया कि कुछ ना कुछ एनर्जी बेटा वायर के अंदर हीट की फॉर्म में बाहर आती है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होती है कंजर्व्ड होती है। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाला रेट ऑफ डूइंग वर्क ईपी इंटू आई पी बराबर ई एस इंटू आई एस, और ये वैल्यू अपने पास ये निकल के आई। आप एक बात यहां से बताएं कि ईएमएफ में और करंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है या इनवर्सली का बेटा इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या घटेगा करंट, समझ में आई मेरी बात। तो एक बात यहाँ देखें कि आप खुद कह रहे हो कि स्टेप अप की कंडीशन क्या है ES ग्रेटर देन EP। अगर बेटा ES ग्रेटर देन EP है तो 100% बोलो IP ग्रेटर देन क्या होगा IS। तो इसका मतलब IP है वो ग्रेटर देन क्या होगा IS। अब देखें NS ग्रेटर देन NP, K ग्रेटर देन 1, ES ग्रेटर देन EP, वोल्टेज बढ़ा रहा है, सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज कर रही है किससे प्राइमरी से, लेकिन ध्यान रखो कि प्राइमरी करंट बढ़ा है किससे सेकेंडरी। तो वोल्टेज तो सेकेंडरी बढ़ी और करंट कौन सा बढ़ा प्राइमरी बढ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ी तो सेकेंडरी करंट घट गया, क्या घट गया घट गया। तो ये इक्वेशन ऑब्वे हो जाएगी, एक चीज बढ़ेगी तो एक क्या होगी घटेगी, और इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, क्या रहेंगे हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने के काम आता है और करंट घटाने के काम आता है। क्या काम आता है बेटा वोल्टेज तो बढ़ा देता है लेकिन क्या घटाता है आपके पास बात करें यहाँ पे वो करंट को डिक्रीज करता है। बोलो पहला केस समझ में आया, कर लेंगे बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। दूसरे केस में हम बात करते हैं सेम एज इट इज, और दूसरे केस में अपने पास क्या निकल के आता है वो देखें। दूसरे केस की अगर हम बात करें बेटा तो दूसरे केस में अपने पास आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरे केस में आता है अपने पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कंडीशन होती है मैंने कल बताई थी, पहला केस NS ग्रेटर देन क्या होगा N। बेटा एक बार माइक ऑफ करें, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है।
तो अगर हम बात करें कि स्टेप डाउन की कंडीशन, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है NS लेस देन क्या होता है, NP। बताओ, जब NS लेस देन NP होगा तो दूसरी सिचुएशन बताओ बेटा, क्या लिख सकता हूँ, ES less than लेस देन, सेकेंडरी वोल्टेज घट जाएगी। यही काम हमें करना है, वोल्टेज घटाने का। अगर NS लेस देन NP है तो 100% बोलो K लेस देन क्या होगा, 1। 1. ठीक है, अब यहां आ जाओ, ES बटा EP, तो ES लेस देन EP है तो K लेस देन क्या होगा, 1। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि IP लेस देन क्या होगा, IS। Yes. तो IP लेस देन क्या होगा, IS। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखो उल्टा हो गया, NS लेस देन NP, सेकेंडरी वोल्टेज कम होगी, K लेस देन 1 हो गया, लेकिन सेकेंडरी करंट जाता है किससे, प्राइमरी से। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज घटेगी, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगी और क्या बढ़ेगा बेटा, करंट। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है यहाँ पे, Step down transformer. कौन सा होगा, स्टेप डाउन। तो मेन फॉर्मूले एक तो आपके पास ये थे। तीसरा इसका जो मेन फॉर्मूला निकल के आता है, जो हम नहीं करवाया था इससे आगे का, वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या फॉर्मूला आपके पास आया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आती है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी को एन से डिनोट करते हैं बेटा। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, उसको जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है एन से, और इसको लिखा जाता है आउटपुट पावर बटा इनपुट। आप कितनी इनपुट देते हैं और कितनी आपके पास आउटपुट आती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट, और आउटपुट को आप लिख सकते हैं पावर को ES IS, आउटपुट पावर होगी, और इनपुट होगी बेटा EP और IP। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर पूछे तो एफिशिएंसी ऑफ, थैंक यू बेटा निशान, थैंक यू। अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आपके पास होगी ES इंटू IS, और इनपुट की बात करें बेटा तो इनपुट होगी EP इंटू IP। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास यहाँ से निकल के आई है ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी। दूसरी अब हम इसकी बात करते हैं बेटा, क्या क्या लॉस होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, जो 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्या क्या लॉस ट्रांसफॉर्मर के अंदर होते हैं। तो ये हेडिंग सभी बच्चे बनाएं, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या लॉस होते हैं वो हमें बताने हैं। सबसे पहला लॉस ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है वो देखिए, जिसको लिखा जाता है कॉपर लॉस। लिखें, एनर्जी लॉस इन form of heat in copper coil of transformer. Energy loss in form of heat in copper coil of transformer. कारण लिखें, this is due to Joule's law of heating effect. This is due to Joule's law of heating effect. देखो, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें बेटा, क्या क्या लॉस ट्रांसफॉर्मर में होते हैं। तो पहला कहा कि एनर्जी लॉस। तो आपने एक बात पढ़ी थी इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि अगर किसी वायर में एक लॉन्ग टाइम के लिए करंट फ्लो करता है तो उस वायर के अंदर हीट पैदा होती है। ठीक है, और हीट पैदा होती है तो कुछ करंट है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है।
ठीक है, तो क्या कहा है, और वो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था कि H क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। बोलो बेटा हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो कहा है कि एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर इन हीट इन कॉपर क्वाइल। कॉपर क्वाइल लॉन्ग टाइम के बाद जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर वाइंडिंग होती है कॉपर क्वाइल की, उसके अंदर हीट की फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, वो लॉस होता है। और वो किसके कारण कह दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। किसके कारण माने हम उसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग वायर भी लिख सकते हैं, कंडक्टिंग वायर। बोलो यहां तक समझ में आया बेटा, कर Yes, लें। अब एक बात बताएं, अभी इसी में क्वेश्चन आया था सीबीएसई में कि हाउ इट इज मिनिमाइज, कॉपर लॉस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखें स्क्रीन पे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा क्या होता था, रो एल बटा ए। बोलो पढ़ते थे सेकेंड यूनिट में, रेजिस्टेंस क्या होता था, रेजिस्टेंस रो एल बटा ए। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दूं तो बताओ हीट कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बोलो बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दें, कम कर दें, तो हीट क्या हो जाएगी, कम। कम। अब एक बात देखें, रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होती, फिक्स होती है हर मेटल के लिए, सिल्वर की, आपके पास कॉपर की, सबकी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर मैं उन क्वाइल्स का एरिया बढ़ा दूं, मतलब जहां थिक क्वाइल्स यूज कर रहे थे, जहां बेटा हम थिक क्वाइल्स यूज कर रहे थे, वहां हम क्या यूज कर दें, थिक क्वाइल्स यूज कर दें, मोटी क्वाइल यूज करें। तो मोटी क्वाइल यूज करेंगे तो एरिया क्या करेगा, इंक्रीज। और एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस बोलो क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज। और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो बेटा हीट भी क्या करेगी, डिक्रीज। बेटा माइक ऑफ करें। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो हीट क्या करेगी, डिक्रीज। तो इट इज मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक वायर। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं बेटा इसको, थिक वायर यूज करके। ठीक है, जो कॉपर की वाइंडिंग है वो बारीक वाइंडिंग ना लें, वो मोटी वाइंडिंग, मोटी तार लें, जिसके कारण इस इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बताओ पहला लॉस समझ में आया बेटा, कि कॉपर लॉस है वो रियल में एक हीट की फॉर्म में होता है। और आपने देखा है कि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये जल्दी गर्म भी हो जाता है और टूट भी जाता है। ठीक है, और ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग वायर। और इनको मिनिमाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग थिक वायर। सर दोनों कॉइल्स को बराबर थिकनेस रखेंगे। दोनों कॉइल्स, हाँ, जो इसके अंदर वाइंडिंग है उनकी हम थिक वायर यूज करेंगे बेटा। दोनों में हाँ मतलब दोनों, same। दोनों। पहला समझ में आ गया बेटा। यस सर। दूसरा लॉस लिखें अब, दूसरा लॉस लिखें, आयरन लॉस। एनर्जी loss in form of heat in iron core of transformer. This is due to formation of eddy current in iron core. It is minimized by using laminated sheets। पहले इसको उतार लें फिर हम इसको अच्छे से समझते हैं। बोलो बेटा उतार लिया सभी ने, उतार लिया सर। अब समझे।
दूसरा लॉस है अपने पास आयरन लॉस। आयरन लॉस कहता है कि एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होती है इन आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो बेटा बनता है सॉफ्ट आयरन से। किससे बनता है? सॉफ्ट आयरन। और याद रखना सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ये मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ। सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर से पास कराते हैं, बहुत ज्यादा हैवी मैग्नेटाइज होते हैं। जो सब्सटेंस सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर से पास करवाते हैं, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर नहीं जाने देते। ऐसे सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, अब कहता है कि एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट इन आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, एडी करंट बेटा किस में पैदा होता था? कोई भी बच्चा बताए मेरे को। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया था आपको? मेटल में। एडी करंट किस में पैदा होता है? मेटल में बताया था। तो अगर मेटल में एडी करंट पैदा होगा तो मैंने आपको कहा था कि एडी करंट भी एक इंड्यूस करंट है। एडी करंट भी क्या है? इंड्यूस्ड ही करंट है। ठीक है, तो वो भी क्या पैदा करेगा? हीट करेगा। और हीट यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर भी क्या हो रहा था बेटा? अपोज हो रहा था मोशन का, और वहां पे भी अपोज हो रहा था मोशन का, और एडी करंट उसका क्या करने वाला था? अपोज। तो कहता कि आयरन एक क्या है? मेटल है, और मेटल में कौन सा करंट पैदा होगा? एडी करंट। और जिसके कारण वहां पे क्या पैदा हुई? हीट। जिसके कारण क्या पैदा हुई? हीट। और कुछ करंट हीट की फॉर्म में क्या चला गया? बाहर चला गया। और मैंने आपको लिखवाया था कि किस तरीके से आप एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपको लिखवाया था, इट कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग लेमिनेटेड शीट। किसका यूज करके? लेमिनेटेड शीट्स, पैरेलल शीट, और शीट्स को इंसुलेटेड कर दें। क्या कर दें? शीट्स को इंसुलेटेड कर दें। पता चल गया बेटा? तो ये एक मेटल कंडक्टर था। मेटल कंडक्टर में एडी करंट ही पैदा होता है, और एडी करंट जो पैदा होता है वो उसका अपोज करता है जो इसने उसको पैदा किया है। और वहां पे भी कुछ करंट हीट की फॉर्म में क्या चला जाएगा? बाहर। लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम किसके? बाय यूजिंग लेमिनेटेड शीट्स, जो मैंने आपको बताया था। इनको पैरेलल शीट्स बना लें या इनको इंसुलेटेड कर दें, ऐसी शीट्स को क्या बोलेंगे? लेमिनेटेड शीट्स। तो बोला दूसरा लॉस समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. तीसरा लिखें बेटा, जो ट्रांसफॉर्मर में तीसरा लॉस है वो लिखें बेटा। तीसरा लॉस जो ट्रांसफॉर्मर में है वो अभी आप अच्छे से अगली यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसका बता देता हूं। और वो देखें बेटा, HYSTERSIS, हाइसेस्टिस लॉस, हाइसेस्टिस लॉस बोला जाता है। HYSTERSIS, ये लिखें क्या होता है? दिस इज loss due to magnetization and demagnetization of iron। ये है आपके पास हाइसेस्टिस लॉस। देखिए क्या होता है कि आप खुद कह रहे हो कि आपका ट्रांसफॉर्मर किससे बना हुआ है बेटा? सॉफ्ट आयरन। एक बार ध्यान से देखना बेटा सभी बच्चे स्क्रीन। आप खुद कह रहे हो कि आपका ट्रांसफॉर्मर बना हुआ है सॉफ्ट आयरन। ठीक है, और सॉफ्ट आयरन अभी अभी मैंने आपको बताया है कैसा सब्सटेंस है बेटा? फेरोमैग्नेटिक। बोलो कैसा सब्सटेंस है?
फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस हैं जो हाईली मैग्नेटाइज होते हैं। तो जैसे ही सॉफ्ट आयरन में आप करंट दोगे, जैसे ही सॉफ्ट आयरन में क्या दोगे, करंट, तो ये फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाएगा। फुल्ली क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। मतलब आप किसी कंडक्टर में करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा और वो सारी मैग्नेटिक फील्ड्स अपने अंदर से पास कराएगा, तो सॉफ्ट आयरन फुल्ली क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। जैसे ही लाइट चली जाती है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब लाइट चली जाएगी, इनपुट आनी बंद हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये सारा मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देता है, आपस में सारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिड्यूस कर देता है, उसको खत्म कर देता है। अब दोबारा से क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज। इसके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं बचेंगी। तो आपने 10वीं क्लास में एक टर्म पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, बोलो पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट। Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती थी, जिसमें जब जिसमें तक हम करंट देते हैं तब तक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और करंट जैसे ही हटा लिया तो वो क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगी। जिसका यूज करते थे हम लाउड स्पीकर में, बेल में, जो अपनी घंटी होती है, ठीक है, इनके अंदर किसका यूज करते थे हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ही सॉफ्ट आयरन के टुकड़े में इनपुट तो आई, तब तो मैग्नेटाइज हो गया। जैसे ही लाइट चली गई, करंट की वैल्यू जीरो, तो वो क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज। जो वो मैग्नेटाइज हुआ वो सारा मैग्नेटिक फील्ड उसने लूज कर दिया। तो ये प्रोसेस हुआ, एक तो बार तो मैग्नेटाइजेशन और एक बार क्या हुआ, डीमैग्नेटाइजेशन। इस प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है और उसको क्या कहा जाता है, आइसोस्टीशियस लॉस। बोलो क्या कहोगे उसको, आइसोस्टीशियस लॉस। बोलो समझ में आया बेटा। तो इसमें कहता है कि दिस लॉस इज ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर। किसके कारण होता है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण ये लॉस आपके पास होता है। बोलो यहां तक कोई डाउट है। नो सर। अब आप बात कहोगे कि सर इसको कैसे मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। इसको मिनिमाइज करने का भी तरीका है कि कम से कम, तो आप क्या करो, एक ऐसा मटेरियल लो जिसका हाइसोस्टीशियस लॉस कम हो, जिसका एक आगे पढ़ेंगे 4th यूनिट में या 3rd यूनिट के लास्ट में भी था ये, वहां आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप इसका रीजन लिखें और इसके नीचे आप रीजन लिखें कि इट कैन बी मिनिमाइज्ड, इट कैन बी minimized by using a magnetic material which has low hysteresis loss। एक ऐसे मटेरियल को यूज करो जिसका हाइसेस्टीसियस क्या हो, लॉस, जिसके अंदर ये लॉस क्या हो, कम हो। जो हाईली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनका हाइसेस्टीसियस लॉस कम होता है। क्यों, क्योंकि वो जल्दी मैग्नेटाइज होते हैं और जबकि जब डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल यूज करें जो जिनका आइसोस्टीशियस लॉस है वो क्या हो, कम हो। तो ऐसे में होने के कारण आप इस लॉस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास आइसोस्टीशियस लॉस के एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण एनर्जी का लॉस हो रहा था हीट की फॉर्म में, वो आइसोस्टीशियस लॉस कहलाता था। इसको कम कर सकते हैं एक ऐसे मटेरियल का यूज करके जिसका आइसोस्टीशियस लॉस ही कम हो, या दूसरी भाषा में कह सकता हूं वो मटेरियल हाईली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो। कैसा हो, हाईली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बोलो कर लोगे बेटा। यस सर। तो ट्रांसफॉर्मर की प्रिंसिपल डेफिनेशन, दो टाइप्स, उसकी एफिशिएंसी, वर्किंग थ्योरी और उसके लॉस, ये आपका ट्रांसफॉर्मर बेटा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके लास्ट में नोट बनाए यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप को कहाँ यूज करते हैं, स्टेप डाउन को कहाँ यूज करते हैं, उसके लिए एक बार लास्ट केस लिखें, यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के यूज क्या है, यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के यूज क्या है, लिखें
in voltage regulator for TV, refrigerator, कंप्यूटर। माइक ऑफ कर ले बेटा। एयर कंडीशनर, एसी, इन सभी के अंदर जो हम यूज करते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं बेटा। स्टेप अप यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात कहूं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन वेल्डिंग पर्पज। जो वेल्डिंग की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके अंदर करंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, वोल्टेज कम, तो वहां हम यूज करते हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि वेल्डिंग पर्पज में कौन से ट्रांसफॉर्मर को यूज किया जाता है। तो वेल्डिंग पर्पज के अंदर तो ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है बेटा वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। इन वेल्डिंग पर्पज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। कर लेंगे बेटा। बस सर वेल्डिंग वेल्डिंग में होता है। हाँ बस इसी में होता है, बाकी हम सब जगह यूज करते हैं स्टेप डाउन, स्टेप अप करते हैं। माइक ऑफ करें बेटा। अब देखें हम इसके ऊपर क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में ही उतारना है, ध्यान से देखें। देखो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से। इसके अंदर एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या कहा गया है और वो देखें बेटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपके सामने कहा गया है हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। कितना करंट प्राइमरी कॉइल के द्वारा ड्रॉन किया जाता है। तो एक बात देखें, आपको क्या निकालना है, करंट बाई प्राइमरी कॉइल आईपी विथ स्टेप डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट। आप एक बात बताएं कि ट्रांसफॉर्मर कैसा है बेटा, स्टेप डाउन। पहले 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी, उसको कम कर दिया और कितना बढ़ा दिया, 22 वोल्ट। तो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, वो क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन। तो कहने का मतलब प्राइमरी वोल्टेज कितनी थी आपके पास, 220 वोल्ट। प्राइमरी वोल्टेज की अगर बात करूं तो प्राइमरी वोल्टेज कितनी थी अपने पास, 220 वोल्ट, ठीक है। अब आउटपुट कितनी दे रहा है, 22, तो इसका मतलब सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है, 22 वोल्ट, ठीक है। तो कहता है कि हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल, आईपी निकालना है। ईपी हमें दे रखा है 220, सेकेंडरी वोल्टेज हमें दे रखी है 22, टू ऑपरेट डिवाइस विद एन इम्पीडेंस ऑफ 220 ओम। और इम्पीडेंस मतलब बेटा रेजिस्टेंस, ठीक है, आप पढ़ चुके हो। और आउटपुट वाला रेजिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, 220। निकालो, बोलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ES बटा EP, और बोलो IP बटा क्या पढ़ा है, IS, ठीक है, IP बटा IS, बोलो पढ़ा है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें IP निकालना है। तो अगर बेटा मैं IP निकालूं तो क्या करना पड़ेगा, ES बटा EP और इनटू क्या आ जाएगा, IS। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आईपी की वैल्यू के लिए यही रिजल्ट निकल के आ जाएगा। देखो यस सर। ईपी मेरे पास है, ईएस मेरे पास है, क्या नहीं है मेरे पास, आईएस। तो आईएस निकाल लो ना आपके पास। आईएस निकालने के लिए क्या कर सकते हो, ईएस बटा आर, बोलो क्या कर सकते हो,
ई एस बटा आर। सेकेंडरी ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो सेकेंडरी ईएमएफ बोलो कितना है 22, और रेजिस्टेंस आउटपुट के लिए कितना है 220, कितना है 220, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा 10, तो इसको लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। बोलो कितना लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। अब सारी वैल्यू आ गई देखो, ई एस की वैल्यू कितनी होगी 22, ई पी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 220, 220 और गुणा कितना हो जाएगा 0.1 कर लेंगे। फिर ये कैंसिल हो जाएगा कितने पे 10 पे, तो इसको हम लिख सकते हैं, सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर। बोलो समझ में आया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आईपी निकालना था, ईपी और ईएस दे रखे थे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंपीडेंस भी दे रखा था, तो हमने सेकेंडरी करंट निकाल लिया बस यहाँ से आईएस, और आईएस क्या निकल के आ गया ईएस बटा आर, और ये वैल्यू जैसे ही निकल के आई है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते। बोलो कर लेंगे यहाँ तक। Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सर हो चुका ये। हाँ ये तो उसका बेटा दूसरा ले रहे हैं। इसको भी भर दो बेटा। देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न इन प्राइमरी एंड 1000 टर्न इन सेकेंडरी। लिख लो बेटा जो गिवन है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितने हैं बेटा 500, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कितने हैं 1000, द प्राइमरी वोल्टेज इज 200, तो इसका मतलब ईपी की वैल्यू कितनी होगी 200, लोड इन सेकेंडरी रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी 100 ओम, कैलकुलेट द करंट इन प्राइमरी अज्यूमिंग इट टू बी आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आपको वही चीज निकालना है कि यहाँ पे आपको निकालना है आईपी की वैल्यू जो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने निकाली थी। आप देखो आपने को दिया क्या है, दिया आपने को एनपी और एनएस है। तो एक बात बताऊं कि अगर मैं आईपी निकालूं तो आईपी निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं वो अपने को कंडीशन देखनी है। तो एक फॉर्मूला तो अपने पास बताओ क्या होता था, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो बेटा क्या लिख के चलते थे ईएस बटा ईपी और नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म में एनएस बटा एनपी। बोलो लेते थे ईएस बटा ईपी बराबर एनएस बटा एनपी, बोलो यही लेके चलते थे बेटा। अब यहाँ अगर बात करते हैं सबसे पहले तो देखो ईएस एज इट इज, ईपी बोलो बेटा कितना है 200, एनएस बोलो कितना है अपने पास 1000, एनपी कितना है बेटा अपने पास 500 2 पे, तो बोलो सेकेंडरी वोल्टेज कितनी आ गई अपने पास 400। तो एक बात तो मेरे को पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मर बोलो बेटा कैसा है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन, बोलो स्टेप अप। स्टेप Step अप, up. क्योंकि प्राइमरी 200 और सेकेंडरी कितनी आई है 400 बढ़ाई है, तो स्टेप अप है। अब आप एक बात बताएं, ये फॉर्मूला भी तो अपने पास था ईएस बटा ईपी इज इक्वल्स टू आईपी बटा आईएस, बोलो था कि नहीं था, ये वैल्यू भी तो अपने पास है, हम इसको निकाल सकते हैं आईपी बटा आईएस। ठीक है, अब ईएस बटा ईपी बराबर आईपी बटा क्या हो गया आईएस। अब देखो ईएस भी है ईपी भी है,
आपके पास IS नहीं है, देखो ES ये रहा, EP आपके पास है, IP हमें निकालना है लेकिन IS नहीं है। IS निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है ना, क्या करोगे बेटा बोलो, ES बटा R। तो ES की वैल्यू कितनी है 400, और बोलो R कितना है 100, बोलो कितना एम्पियर आ गया 4, बोलो कितना एम्पियर आया 4। अब पुट कर दो, ES की वैल्यू बताओ कितनी है 400, EP की वैल्यू कितनी है अपने पास, EP की वैल्यू 200 इज इक्वल टू IP हमें चाहिए और IS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। कर लेंगे, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, IP इंटू 200 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 1600, और IP जब निकालूंगा तो कितना एम्पियर आ जाएगा 8 एम्पियर। कितना रिजल्ट आएगा इसका 8। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। NP और NS गिवन थे, EP गिवन था, R गिवन था। पहला काम है ES निकाल लो। क्या निकाल लो आप, ES निकालने के बाद हमने दोबारा ये फॉर्मूला लगाया, ES बटा EP इज इक्वल टू IP बटा IS, ठीक है। और यहाँ से IS की जरूरत पड़ी तो IS निकाला हमने ES बटा R से, निकाल लिया, वैल्यू पुट करते हैं कि इसकी वैल्यू आ गई IP। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। तो बेटा आज की क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट कर लिया है, इसके क्वेश्चन किए हैं। कल हम 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मर के और कुछ बेटा इम्पीडेंस के, और अपनी यूनिट खत्म हो जाएगी कल, और इसको अच्छे से तैयार करें। थैंक्स फॉर टुडे, रेज योर हैंड्स बेटा। LCO oscillation रह रहा है। क्या कह रहे बेटा? LCO oscillation वाला टॉपिक रह रहा है। LC oscillation वाला टॉपिक रह रहा है, लेकिन बेटा वो रिलेटेड सिलेबस के अंदर काउंटेबल भी नहीं दे रखा और बुक्स में दे रखा है, उसके ऊपर डाउट चल रहा है, ठीक है। वो होगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा। ओके ओके सर। हम्म।